स्पाइन में मेजरली 5 चीज़ों को लेके प्रॉब्लम होता है। 95% ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं स्पाइन को लेके, वो सारी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाती हैं। सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। जब हम बैठते हैं, हमारा जो पुश्त है वो बैक रेस्ट को प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए। स्पाइन का मतलब केवल दर्द नहीं है। स्पाइन के पहले तो सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको गर्दन में कोई दिक्कत है तो हाथ के अंदर दर्द जाएगा आपका। अगर कमर में दिक्कत है, पैरों में जा सकता है। तो कई बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण स्पाइन से होता है। अगर आपने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा लिया, अपनी स्पाइन में किसी भी तरीके का ऑपरेशन ट्रीटमेंट करा लिया, तो आप तो परमानेंट बेड पे ही रहोगे। मैंने करने के लिए 3 साल के बच्चे की भी सर्जरी करी है और 100 साल के आदमी की भी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपका उसको वन लाइनर में उसको आंसर करना है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू सर्जिकल स्टोरीज। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है जो लोग अपनी रीढ़ की हड्डी के दर्द को लेकर परेशान हैं, या किसी न किसी तरीके से वो अपनी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन को लेकर परेशान रहते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप स्पाइन सर्जन, मैक्स शालीमार बाग के HOD डॉक्टर जितेश मंगवानी जी हैं। तो आज हम सर से मिलके बात करेंगे कि लोगों को कॉमनली रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है, उनकी सोल्यूशन के लिए, उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए उनको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे मिथ्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि लोगों को नहीं पता होते, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो आपको दिखते ही आपको तुरंत एक स्पाइन सर्जन के पास जाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप स्पाइन से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आप सर से कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और बीच बीच में हम सर से कुछ फनी क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले 98% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाइयों, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपके बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं सर्जिकल स्टोरीज। हेलो सर, सर्जिकल स्टोरीज में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संजीत फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कैसे हैं सर आप? बस मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस सर एकदम ठीक है। सर सबसे पहले तो मैं हमारी ऑडियंस के लिए ये चाहता हूँ कि आप उन ऑडियंस को जो आपको नहीं जानते, उनके लिए आप थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए सर। सो फॉलोअर्स, आई एम डॉक्टर जितेश मंगवानी। मैं आई एम द हेड ऑफ स्पाइन सर्जरी इन मैक्स शालीमार बाग। यहाँ पे मैं केवल स्पाइन का काम करता हूँ। स्पाइन में मैंने काफ़ी काम पिछले 15 साल से किया हुआ है। मैं प्रॉक्टर हूँ रोबोटिक स्पाइन सर्जरी का इंडिया में, और उसी के साथ आई एम एडटेक एडवाइजरी बोर्ड इंचार्ज, जो कि एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि रोबोटिक स्पाइन सर्जरी को विश्व में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, बीइंग फ्रॉम इंडिया। कुछ हम लोग इनफैक्ट काफ़ी पेपर वर्क कर रहे हैं जो कि US में भी फॉलो हो रहा है, जो कि इंडिया से लिख के हो रहा है। तो इसी चीज़ को मैं आगे लेके जा रहा हूँ अपनी टीम द्वारा। और रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर जो होते हैं, हमारा काम होता है रीढ़ की हड्डी के इलाज करना। तो उसी की जागरूकता के लिए ये सेशन आज किया जा रहा है। तो मैं संजीत को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि इनकी वजह से आज ये सेशन द्वारा हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और कुछ मिसकंसेप्शंस को दूर करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा सीधे एक मेन क्वेश्चन से। स्पाइन सर्जरी होती क्या है और आपके पास जो मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं वो कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स को लेके आपके पास आते हैं? देखिए, स्पाइन में मेजरली 5 चीज़ों को लेके प्रॉब्लम होता है। पहला होता है डीजेनरेटिव, और डीजेनरेटिव यानी कि कुछ उम्र के बदलाव, जिस कैटेगरी के अंदर सबसे कॉमन आज की प्रॉब्लम स्लिप डिस्क भी आती है। उसके अलावा स्पाइन में इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकते हैं, टूट के फ्रैक्चर हो सकते हैं, और इसी के साथ कई बार कुब निकल सकता है। तो ये सारी बीमारियों के चलते हमें इलाज करने की या ऑपरेशन करने की नौबत आती है। अब स्पाइन का आपने पूछा ऑपरेशन हम करते क्या हैं, तो जो मोस्ट कॉमन ऑपरेशन होता है संजीत, उसमें जब स्पाइन में कोई दिक्कत होने की वजह से नसों के ऊपर दबाव आने लगता है, उस दबाव को हटाने का काम किया जाता है इस ऑपरेशन द्वारा। वो अलग अलग रूप से हो सकता है, जैसे कि ओपन सर्जरी,
मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के भी अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपिक सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, माइक्रो एंडोस्कोपिक सर्जरी, या आज जो इन सबको बोला जाता है की होल सर्जरी। तो आपको अगर मैं स्पष्ट तरीके से बताऊं तो हमें जाना है एक से दूसरी जगह, चाहे आप वो बस से चले जाओ, मोटरसाइकिल से चले जाओ, कार से चले जाओ, हमें करना तो वही फासला तय है, लेकिन मोड अलग है। तो जो ऑपरेशन में हमें अंदर करना होता है सेम चीज होती है, लेकिन उसका जरिया अलग हो सकता है। अच्छा, तो सर क्या इसका एकमात्र ऑप्शन ऑपरेशन ही रहता है? जैसे जो नहीं। फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो कायरोप्रैक्टर्स होते हैं, इनसे भी इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है? तो संजीत, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, एंड मैं ऑडियंस को भी इसके ऊपर फोकस करने के लिए कहूँगा। 95% ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं स्पाइन को लेके, वो सारी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाती हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है? दवाइयाँ, सेक, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और जिन केसेस में सेफ्टी है उनमें फिजियोथेरेपी। तो जब ये सारे सहयोग हम लेते हैं तो मेरे पेशेंट 95% से ज़्यादा इसी से ठीक हो जाते हैं। 5% से कम को लेके सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और उसी को लेके आज बहुत फोबिया है कि अगर आपको रीढ़ की हड्डी की दिक्कत है तो इसका मतलब ऑपरेशन नहीं, ये गलत चीज़ है। तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, समझें, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। एंड ये चीज़ इसी के लिए इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 95% से ज़्यादा लोग केवल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया लाइफस्टाइल, सर आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है टोटली बिल्कुल बिगड़ चुका है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो जो चीज़ें हमें हमारे बुजुर्गों में दिखती थी, अब वो हमारी एज की लोगों में दिखने लग गई है। तो सर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ एडवाइस करिए। तो संजीत, इस चीज़ में मैं कहूँगा आपने सवाल के अंदर जवाब भी दे दिया है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे उनका खान पान भी बेटर था, और उसके साथ वो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते थे। आज के डेट में हमारा है सिटिंग जॉब, वो आप पे नहीं मेरे पे भी अप्लाई करता है। ओपीडी में मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ पूरा टाइम लंबे समय के लिए, यहाँ से हिलते नहीं है, तो उससे जो बैक की मसल्स हैं वो ज़्यादा जल्दी डीजेनरेट करती हैं, और उसी से दिक्कतें आने लगती हैं। लोग कुर्सी पे जो बैठते हैं वो प्रॉपर पोस्चर भी फॉलो नहीं करते, जिसको कि कहा जाता है वर्क अर्गोनॉमिक्स। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते, जिससे कि दिक्कत और बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। इसी के लिए आज के डेट में सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। बैठने को धूम्रपान से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि कमर का दर्द आज के डेट में इज अ सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सर्दी के बाद। ये इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है, और उसका कारण है बैठना। स्कूल में चाहे आप सोचें, ऑफिसेज में सोचें, डॉक्टर सोचें, यूट्यूबर सोचें, कोई भी प्रोफेशन हो, सिर्फ बैठना ही बैठना है उसमें। तो सर इतने लंबे लंबे टाइम तक हम लोग कंप्यूटर में बैठे रहते हैं। अगर हम किसी भी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो हमें लंबे लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है। हम आजकल मोबाइल भी ऐसे करके चलाते हैं, तो ये सब इन्हीं के कारण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस टाइम पे आप प्रॉपर वर्क अर्गोनॉमिक्स फॉलो करेंगे तो उस टाइम पे ये काफ़ी चीज़ों में मॉडिफिकेशन आएगी। तो वर्क अर्गोनॉमिक्स होता क्या है? दिस इज अ साइंस बिहाइंड कि आप किस तरीके से कमर की दिक्कतें लंबा टाइम बैठने से प्रिवेंट करते हैं। तो उसके बारे में मैं जल्दी बता दूंगा आपको कि क्या क्या कर सकते हैं हम मॉडिफिकेशन। आपकी जो कुर्सी होती है वो इस तरीके से सॉलिड होनी चाहिए। मिलिट्री पोस्चर में 90 डिग्री पे नहीं बैठना, थोड़ा पीछे की तरफ होना चाहिए, 100 to 110 डिग्री एंगल। अब आप जिस तरीके से बैठे हैं संजीत, ये कुछ गलत है, क्योंकि जब हम बैठते हैं हमारा जो पुष्ट है वो बैक रेस्ट को प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए, और हमें इस तरीके से आगे होके भी नहीं बैठना और इस तरीके से स्लाउच करके भी नहीं बैठना। प्रॉपर सपोर्ट लेके हमें इस तरीके से बैठना है, और थोड़ा सा पीछे की तरफ। और ये कुर्सी भी ऐसी होनी चाहिए जिसका बैक सपोर्ट पीछे नहीं जाना चाहिए। 30 से 40 मिनट में उठें, खुद को थोड़ा स्ट्रेच करें, दोबारा बैठ जाएं। आप अगर लंबे टाइम तक कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपके आर्मरेस्ट प्रॉपर होना ज़रूरी है, ताकि उनका सपोर्ट लेके आप काम कर सकें। हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप कंप्यूटर पे काम करें, डेस्कटॉप पे, रादर देन लैपटॉप। और आपका ये लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं, इसकी लेवल आपके आंखों पे होनी चाहिए ताकि नीचे ना झुकना पड़े। अगर आप मजबूरी द्वारा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो एक्सटेंडेबल कीबोर्ड यूज़ करें, ताकि आपके हाथ इस तरीके से ना रह के वाइड अपार्ट, दूर रहें एक दूसरे से। तो ये सारी चीज़ें जब आप इंकलकेट करेंगे
तब आपका बैठना धूम्रपान जैसा बुरा नहीं होगा। सर जैसे अभी आपने ये सारी हमें छोटी छोटी चीज़ें बताई, अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें तो क्या हमें इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा? नहीं संजीत, ये चीज़ सही नहीं है। ये उसी तरीके से है कि हम लोग खाने के अंदर केवल सब्जी नहीं खाते रहेंगे, रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए हमें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आज के डेट में लोगों के पास डिजिटल वॉच है। मेरे को कई पेशेंट आके दिखाते हैं, देखिए मेरे 10,000 स्टेप्स तो रोज़ के हो रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। ये जो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है उसका सबसे आसान तरीका है ब्रिस्क वॉकिंग। 3 से 4 किलोमीटर की वॉक 30 से 40 मिनट में अगर हम कवर करते हैं तो उससे बैक की मसल्स हमारी टोन होके स्ट्रांग हो जाएंगी। इनफैक्ट तो कमर की नहीं, गर्दन से लेके कमर तक की पसलियां स्ट्रांग हो जाएंगी, जिससे कि ये दिक्कतें होने का चांस 10 गुना कम हो जाएगा। उसके साथ अगर आप ऑल्टरनेटिव पूछें ब्रिस्क वॉकिंग का, तो सबसे उसका दूसरा सुंदर बेहतर ऑल्टरनेटिव है फ्री स्टाइल स्विमिंग। जब आप ये चीज़ें करते हैं उससे आप खुद को स्ट्रांग कर सकते हैं। इसके अलावा योगा, जुम्बा, फिटनेस, पावर योगा, जो भी आप जिम में वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन एडिशन है। जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तब आप आगे बढ़ के वो चीज़ों पे जाएं। सडनली आप उस पे जाएंगे तो ये उसी कंपैरिजन में होगा कि आपकी घर की नींव कमज़ोर है और आप उस पर 2 माले खड़े कर ले रहे हैं, तो यू आर डिमांडिंग मोर फ्रॉम योर बैक एंड स्पाइन। तो उसको कम करने के लिए पहले मजबूती चाहिए हमें, जो कि ब्रिस्क वॉकिंग द्वारा या स्विमिंग यानी कि जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस द्वारा होगा। उसके बाद आप चीज़ें ऐड करें उसके साथ वर्क एर्गोनॉमिक्स को, जिससे कि यू विल हैव अ हेल्दी बैक। अगर आप सिर्फ वर्क एर्गोनॉमिक्स फॉलो कर रहे हैं बिना लाइफस्टाइल चेंजेस किए तो उसका फायदा नहीं होगा। सर ये तो हमने बात कर ली कि हमें इन सब चीज़ों के तरफ बढ़ना चाहिए। अब कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में बात कर लेते हैं सर। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो हमें दिखें तो हमें तुरंत एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, तो वो रेड फ्लैग्स क्या होंगे? तो संजीत, इसका ये आपने बहुत अच्छा एक और सवाल पूछा है, बिकॉज अभी जब आप आए थे जिस मरीज से को मैं देख रहा था, आपने खुद ये बात सुनी कि उनकी पेशाब का कंट्रोल जा रहा है स्पाइन की दिक्कत की वजह से और उनको पता भी नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको यही समझना है, स्पाइन का मतलब केवल दर्द नहीं है। स्पाइन के पहले तो सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको गर्दन में कोई दिक्कत है तो हाथ के अंदर दर्द जाएगा आपका, अगर कमर में दिक्कत है पैरों में जा सकता है। उसके साथ कई लोग आते हैं ये बोल के कि हमें सर्वाइकल हुआ है, तो सर्वाइकल बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सर्वाइकल साइंटिफिकली गर्दन को बोला जाता है, तो सर्वाइकल हर एक को है, लेकिन जो लेमन लैंग्वेज में सर्वाइकल की दिक्कत है उसमें हाथों से काम करने में दिक्कत होती है, हैंडराइटिंग सिग्नेचर्स चेंज हो जाते हैं, बटन लगा के खोलने में दिक्कत होगी, खाना खाने में दिक्कत होगी, औरतों को ज्वेलरी पहनने में दिक्कत होती है, बैलेंस खराब हो सकता है, पैरों में आपके कमर की दिक्कत के वजह से कमजोरी आ सकती है, और उसके साथ आपका पेशाब का कंट्रोल, मोशन का कंट्रोल, इसका भी वास्ता आपके स्पाइन से है। तो पेशाब का रुक रुक के आना, जोर लगा के निकालना पड़ना, आप पेशाब के आखिर में लगना कि और प्रेशर देंगे तब जाके खाली होगा, फ्लो कम हो जाना, कब्जी हो जाना, इस सब का भी वास्ता स्पाइन से है। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि कहते हैं कि हमें उम्र की वजह से पेशाब का कंट्रोल जा रहा है, डायबिटीज की वजह से पेशाब का कंट्रोल जा रहा है, बट उसका कारण एक्चुअली होता है रीढ़ की हड्डी की दिक्कत। और आदमियों के केस में इरेक्शन जो होता है उसका भी नस स्पाइन से निकलता है, तो कई बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण स्पाइन से होता है। तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं जो हमें दिमाग में रखने चाहिए, तब आपको भाग के अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर ये तो मैं खुद सरप्राइज हूँ कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है जो हम अगर किसी को हो जाए तो हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं, ना कि उसके पीछे जो आपने बताया स्पाइन जिम्मेदार है, हम उसको तो उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो सर इसी में मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। लोग ये भी कहते हैं, मिसकंसेप्शन है कि अगर आपने एक बार सर्जरी करवा ली या आपने स्पाइन सर्जरी से कुछ छेड़छाड़ कर ली तो आपको बार बार वही दिक्कत होती रहेगी। नहीं संजीत, ये बात गलत है। देखिए, देर आर वेज जिसमें कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसी के लिए प्रॉपर प्लानिंग सर्जरी से पहले ज़रूरी होती है। कई बार क्या होता है कि मरीज़ जो हैं सिर्फ अपनी डिस्क निकालते हैं, बट वो डिस्क होने का कारण होता है हड्डियों के बीच में इंस्टेबिलिटी, जब ये हड्डियां सरक रही होती हैं।
जिस टाइम पे वो प्रॉपरली प्लानिंग नहीं होती है और वो कंफर्म नहीं होता और डायरेक्टली ये दिक्कत होती है, तो हमने कारण तो हटाया नहीं, तब जाके मरीज को दोबारा करवाना पड़ता है। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं तो ऐसी दिक्कत नहीं आती। इनफैक्ट मेरे पेशेंट्स हैं जिनकी 15-15 साल पहले मैंने सर्जरी करी है एंड आज वो बिल्कुल फिट फाट हैं। वो आते हैं अपने दूसरे मरीजों के साथ जिनको दिक्कत हुई है एंड कभी दोबारा उन्हें दवाइयों की ज़रूरत तक नहीं पड़ी है, ना ही सर्जरी तो दूर की बात है। सर मैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज जानना चाहता हूँ। सपोज किसी को इनमें से कोई सिम्टम्स दिखते हैं, तो वो होम रेमेडीज ऐसे कुछ कर सकते हैं जिससे वो तुरंत उससे रिलीफ पा सके। तो सर मैं घर पे बैठ के यूट्यूबर नहीं बन सकता, ये सबसे आसान तरीका होगा बोलने का, क्योंकि आपको भी जिस तरीके से रिसर्च करनी पड़ती है, आपको भी जिस तरीके से या किसी भी प्रोफेशन में इनफैक्ट हमें डिटेल में करना होता है, तो होम रेमेडीज़ होती हैं। जैसे कि अगर आपकी कमज़ोर हड्डी है तो मैं अपने पेशेंट्स को सामने से बोलता हूँ रागी खाना बढ़ा लो। ज़्यादा दर्द हो मैं तो उनको बोलता हूँ हल्दी में दूध भी डाल के आप पी लो उसे। लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, बिकॉज जिस तरीके से हमने कुछ इन सिम्टम्स की बात करी जो मिस हो सकते हैं, तो उस केस में मरीज़ फंस सकता है। कई बार कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं जो गिर जाते हैं, उनको फ्रैक्चर हो जाता है, फिर वो उस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, फिर जब वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब वो आते हैं, क्योंकि वो होम रेमेडीज़ के पीछे होते हैं। तो यस, होम रेमेडीज़ हो सकती हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर के असेसमेंट के बाद। सर अभी जैसे आपने टर्मरिक का ज़िक्र किया, तो ऐसे ही मैं कुछ और चीज़ें जानना चाहता हूँ कि ऐसे में कैल्शियम, विटामिन हमें और क्या-क्या अपने न्यूट्रिशंस में ऐड करना चाहिए? सर देखिए, स्पाइन के मामले में एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि हल्दी ज़रूरी है, बिकॉज हल्दी इज़ अ पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी। सूजन कम करता है तो उसका इम्पैक्ट होता है। उसके साथ कैल्शियम होता है हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी, जो कि रागी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों में ज़्यादा होता है। उसके बाद आते हैं दूध एंड दूध के प्रोडक्ट्स जैसे कि दही या पनीर। तो सबसे ज़रूरी है रागी। इसके अलावा अगर आप होम रेमेडी बोलें, तो जिस टाइम पे मेरे पेशेंट्स को स्पाइन की प्रॉब्लम से कब्जी होने लगती है, तो मैं उनको इसबगोल खाने के लिए बोलता हूँ, जो कि राइस हस्क होता है, तो उससे भी बेटर हो जाती हैं चीज़ें। जिस टाइम पे लोगों को एसिडिटी होती है, उनको मैं ठंडा दूध पीने के लिए बोलता हूँ, बिकॉज उससे भी एसिडिटी कम हो जाती है। तो ये सारी होम रेमेडीज़ हैं जो घर बैठ के इंसान कर सकता है। सर प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ वुमेन्स में हमने ऐसा देखा है, कुछ क्या ज़्यादातर वुमेन्स में ऐसा होता है उनको बैक में दिक्कत होने लग जाती है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? तो सर अगेन प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है, आज के डेट में मेजर लोगों का है सिटिंग जॉब, प्रेगनेंसी होती है, बट हम लोग खुद के शरीर को हमने तैयार नहीं किया है उस प्रेगनेंसी के लिए। तो खुद के शरीर को तैयार कैसे किया जा सकता है? बाय इंडल्जिंग इन ब्रिस्क वॉकिंग। अगर ब्रिस्क वॉक करते रहेंगे, तो मेरे कई पेशेंट्स हैं, इनफैक्ट मेरी वाइफ इज़ अ गायनिकोलॉजिस्ट एंड एन इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, तो उनके प्रैक्टिस में भी वो ये इनकलकेट करती हैं कि आप वॉकिंग करते रहें, बिकॉज वॉकिंग करने से एक तो बैक का पेन नहीं होगा आपको, एंड उसी के साथ नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए वॉकिंग इज़ अ मेजर थिंग, जिससे कि आपकी कमर की पसलियाँ काफ़ी मजबूत होंगी, जिससे कि ये आपकी प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा रहेगा रादर देन दर्दनाक। सर एक बहुत ही बड़ा मिथ हमें सुनने को मिलता है कि ज़्यादातर जो बेल्ट हम टाइट से पहनते हैं, इससे भी हमारी स्पाइन में कुछ दिक्कत होती है? नहीं, जो लोग बेल्ट या पजामा बहुत टाइट पहनते हैं, तो उससे एक छोटी सी नस होती है जो आगे से होती हुई निकलती है, जब उस पे इरिटेशन होने लगता है तब आगे थाई में कुछ दिक्कत होने लगती है, बट उसका स्पाइन से कोई वास्ता नहीं होता। तो उसके लिए कहते हैं कि थोड़ा सा लूज पहनेंगे बेटर है, बिकॉज वो काफ़ी जो दुबले लोग होते हैं उनमें इसका होने का चांसेस ज़्यादा होता है, और जो काफ़ी ज़्यादा लोग टाइट पहनते हैं जैसे कि नाड़ा लगाते हैं, इसके लिए मैं काफ़ी लोग को बोलता हूँ अपने पजामों में इलास्टिक लगा दो रादर देन नाड़ा लगाना। तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट उन्हें होता है। सर एक और मिथ है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि अगर आपने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा लिया, अपनी स्पाइन में किसी भी तरीके का ऑपरेशन ट्रीटमेंट करा लिया, तो आप तो परमानेंट बेड पे ही रहोगे। तो संजीत, मैं इसको मिथ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये चीज़ें बिना आग के धुआं नहीं होता। तो उसी तरीके से ये चीज़ें आज के डेट में होती हैं, तब ये मिथ है। तो जब इसी के लिए आपको स्पाइन की दिक्कत हो, अपने प्रॉपर स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो कि एक्सपीरियंस हो, ताकि ये सारी चीज़ें ना हो। मेरे जो पेशेंट चल के आते हैं संजीत, वो हॉस्पिटल में डिस्चार्ज से पहले 1 किलोमीटर चल के जाते हैं। अगले दिन से ही ऑपरेशन के बाद वो उठ के चलने फिरने लगते हैं, एंड इनफैक्ट जो मिनिमली इन्वेजिव की होल सर्जरीज होती हैं, उसमें सेम डे पे शाम को उठ के चलने लगते हैं।
डिस्चार्ज से पहले सीढ़ी चढ़ना उतरना, वॉशरूम जाना, पलंग पे उठना बैठना, कुर्सी पे उठना बैठना, सारी चीज़ें करके जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें मना होती हैं टेम्परेरीली, जैसे कि आगे झुकना, टू व्हीलर, रिक्शे, बस की सवारी और ज़मीन पे बैठना या इंडियन टॉयलेट यूज़ करना। केवल इसका रेस्ट्रिक्शन 6 हफ्तों के लिए रहता है और 6 हफ्ते का ये भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं उनको होमवर्क देता हूँ कि 6 हफ्तों तक आप 3 किलोमीटर के वॉक पे पहुँचें। तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर कोई पेशेंट लेट के आ रहा है ऑलरेडी, अपनी ताकत ख़त्म करके आ रहा है, वो एक बहुत अलग चीज़ है। इसी के लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूं, अगर हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये कंडीशन खराब होगी तो उसको खराब होने से पहले ही ठीक करवा दें। बम फटने से पहले उसको डिफ्यूज कर दें ताकि वो प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए। सर एक मिथ ये भी है कि अगर किसी को सर्वाइकल की दिक्कत होती है, बैक में कोई दिक्कत होती है, सबसे पहला सजेशन या सबसे पहला होम रेमेडी लोग यही करते हैं कि भाई पिलो मत लगाओ, बिना पिलो के आप नीचे सोइए। तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो सर ये बहुत गलत बातें हैं। अगर आपको गर्दन की दिक्कत है तो आपको ये खुद को टॉर्चर नहीं करना करके कि पिल्लो छोड़ दिया और बिना पिल्लो के गर्दन लटका के सो रहे हैं। आपको प्रॉपर पिल्लो यूज़ करना है जो कि हर एक के लिए एप्लीकेबल है। तो प्रॉपर पिल्लो क्या होता है, जब आप सो रहे हैं तो आपकी गर्दन लेटते वक्त इस तरीके से उठी हुई भी नहीं होनी चाहिए और गिरती हुई रहनी भी नहीं चाहिए। वो आपके बॉडी के साथ इन लाइन होनी चाहिए, चाहे आप सामने से सोते हो या करवट लेके सोते हो। तो गर्दन इस तरीके से भी नहीं गिरी होनी चाहिए, इस तरीके से उठी हुई भी नहीं होनी चाहिए। तो इट शुड बी इन द लाइन विद द बॉडी। तो इस तरीके से पिल्लो यूज़ करेंगे आप, जिससे कि आपके शरीर और गर्दन एक लाइन में रहें। दूसरी बात, कमर की दिक्कत होने पे ज़मीन पे सो जाओ, लकड़ों पे सो जाओ, ये गलत बात है। आपको अपने बेड पर ही सोना है, बट कौन सा मेट्रेस यूज़ कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जनरली मैं अपने मरीज़ों को सेमी हार्ड मेट्रेस रिकमेंड करता हूँ। आपका मेट्रेस बिल्कुल मेमोरी फोम जैसा नहीं होना चाहिए जो कि ढस जाता हो, जिसमें आप घुस जाते हो अंदर। आपका जो मेट्रेस है वो सेमी हार्ड होना चाहिए। बिल्कुल पत्थरों पे, लकड़ों पे भी नहीं सोना। ऐसा मेट्रेस होना चाहिए जिसमें कि आप लेटने के बाद अंदर ढसे ना। और एक चीज़ का हमें ध्यान देना है, कई बार जो मेट्रेस पुराने हो जाते हैं, वोर्न आउट हो जाते हैं, ढस जाते हैं। तो शरीर अगर उसमें जा रहा है तो उससे स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको ध्यान दें। मेट्रेस अगर काफ़ी पुराने हो गए हैं, ढस चुके हो, तो चेंज करवाएं ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है सर। सर स्पाइन सर्जरी में कुछ लेजर टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। संजीत, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग कई बार मेरे पास आते हैं बोल के हमें लेज़र सर्जरी करनी है। तो लेज़र सर्जरी नहीं होती मेरे दोस्तों। लेज़र एक ऐसी मशीन है जो कि फिजियोथेरेपी के लिए यूज़ की जाती है। जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज होती हैं, जो छोटे छोटे इंसिशन में होती हैं, उनको मिसकंसेप्शन द्वारा लोग लेज़र बोलते हैं। बट लेज़र द्वारा सर्जरी नहीं होती। माइक्रोस्कोप द्वारा हो सकती है, एंडोस्कोप द्वारा हो सकती है, रोबोट द्वारा हो सकती है, जो कि छोटे छोटे इंसिशन में हो जाती है। बाकी लेज़र द्वारा कोई सर्जरी नहीं होती। कोई भी सर्जरी नहीं होती नहीं। सर। अगर हम प्रोसीजर की बात करें, सपोज हमारे स्पाइन में कोई दिक्कत आ गई तो ऑपरेट करने की नौबत आ गई, तो टाइमिंग ड्यूरेशन क्या होता है कि एक कौन से प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ ऐसे छोटे प्रोसीजर जो बहुत ही कम समय में ऑपरेट हो जाते हैं, इसके बारे में बताइए। सर, जो सबसे कॉमन बीमारियां होती हैं जैसे कि स्लिप डिस्क या नसों का दबाव, उसका ऑपरेशन तो 1 घंटा चलता है, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी जिनको कुब निकला होता है, कुब को सीधा करना होता है, वो ऑपरेशन 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे भी चलते हैं। तो इसके लिए जो मोस्ट कॉमन केसेस हैं वो तो इतने ड्यूरेशन में ठीक हो जाते हैं। सर अब हम एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, वन लाइनर पे। जी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपका उसको वन लाइनर में उसको आंसर करना है। कुछ फनी क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ वैसे। तो सर क्या लंबे समय तक बेल्ट पहनना सही होता है? जिस तरीके से लंबे समय तक बैठना सही नहीं होता, उस तरीके से लंबे समय तक बेल्ट लगाना सही नहीं है। योगा और फिजियोथेरेपी, इसमें स्पाइन हेल्थ कैसे इफेक्ट होती है? जिस टाइम पे अगर आपकी घर की बुनियाद कमज़ोर है और आप उस पर 2 माले खड़े कर लेंगे, तो यही एनालॉजी मैं अपने मरीजों को देता हूँ। पहले जनरल कंडीशनिंग करें, यानी कि वॉकिंग, फिर ये चीज़ों को करें। आजकल आपने बच्चों को देखा होगा, छोटी उम्र में भारी भारी बैग टांग के जाते हैं सर, क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। इसके लिए आजकल काफ़ी सारे स्कूल्स में नो बुक्स पॉलिसी फॉलो की जाती है, एटलीस्ट टिल 3rd स्टैंडर्ड। सर स्पाइन सर्जरी के बाद जो जिंदगी होती है वो क्या दोबारा पहले नॉर्मल की तरह हो जाती है? जो पहले जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, क्या वो ऑपरेशन के बाद भी हो जाता है? बिल्कुल, मेरे पेशेंट्स 4-4 किलोमीटर चलते हैं। मेरे इंटरनेशनल वेट लिफ्टर्स हैं, पेशेंट जो कि 150-150 लोग का वज़न उठा के अपना ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो ज़िंदगी पहले से इनफैक्ट और बेटर हो जाती है।
सर आपके पास ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी आते होंगे? बिल्कुल, काफ़ी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं मेरे पेशेंट्स एंड वो अपना वापस स्पोर्ट्स जाके खेल पाते हैं। मेरे पास एथलेटिक्स हैं सारे फील्ड से, बॉक्सिंग, जैवलिन थ्रोअर्स, इन वेट लिफ्टर्स, सुमो रेसलर्स, कुश्ती जो लड़ते हैं एंड ऑल्सो क्रिकेटर्स। तो काफ़ी लोग कंजर्वेटिवली ठीक हो गए। इनफैक्ट एक मैं भूल गया, एक पेशेंट है जो कि इंटरनेशनल योगा करती है एंड वो बच्ची है और उसको कई जगह से सर्जरी बोला हुआ था और उसने अपने इंस्टाग्राम पे मुझे टैग किया हुआ था बिकॉज उसको तो मैंने दवाइयों से ठीक कर दिया। यस, एंड जो लोग को अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो ये एक इंटरनेशनल वेट लिफ्टर है मेरे, जिन्होंने की आफ्टर सर्जरी अपनी दोबारा ट्रेनिंग भी चालू कर दी एंड ही इज लिफ्टिंग 150 kgs। तो बहुत अच्छी बात है। सर ऐसे हमने स्पोर्ट्स पर्सन की बात करी, अब ये इनके गेम होते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो लंबे टाइम तक इनको फ्लाइट में रहना पड़ता है, तो फ्लाइट लेने से या लंबा ट्रैवल करने से कोई दिक्कत होती है? तो जिनको अगर बैक रिलेटेड प्रॉब्लम है संजीत, तो उनको मैं फ्लाइट में जनरली एडवाइस करता हूँ हर 1 से 2 घंटे में लंबी फ्लाइट में उठ के थोड़ा सा चलने, फ्लाइट के अंदर ही अपनी पोजीशन थोड़ी मॉडिफाई करते रहें, लेग रूम वाली सीट लें, तो उससे जनरली दे डू बेटर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप डिस्क क्या हमेशा सर्जरी से ही ठीक होता है? नहीं, 95% से ज़्यादा लोग मेरी दवाई से, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाते हैं। कितनी उम्र तक जो हमारी स्पाइन सर्जरी है वो सेफ मानी जाती है? मैंने करने के लिए 3 साल के बच्चे की भी सर्जरी करी है और 100 साल के आदमी की भी। अच्छा, 100 साल के आदमी की है? यस। तो आपका सर पेशेंट का क्या एक्सपीरियंस रहा कि 100 साल की एज में? तो इस पेशेंट को गर्दन के अंदर दिक्कत थी जिस वजह से उन्हें पेशाब का कंट्रोल लूज कर रहे थे। वो एक आर्मी बैकग्राउंड से थे और उनको ये था कि मेरी जितनी ज़िंदगी बची हुई है मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं पेशाब की थैली पे ज़िंदगी गुजारूं या पाइप डाल डाल के पेशाब निकालूं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर अगर आप कर सकते हैं करिए, क्योंकि ऑब्वियसली 100 साल की उम्र में इट इज़ अ हाई रिस्क सर्जरी। हमने सर्जरी करी एंड आई टेल इट विद प्राइड दैट दिस पेशेंट रिकवर्ड, इनकी पेशाब की कंट्रोल वापस आ गई एंड उसके बाद 2 साल तक ये जिंदा भी रहे थे। एट द एज ऑफ 102 ही पास्ड अवे सेकेंडरी टू नेचुरल कॉजेस। सर ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि जब लोग 60 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, 70 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार क्या ऑपरेशन कराना, क्या ये, बट आपने बोला 100 ईयर में एक पेशेंट का ऑपरेशन किया, बहुत चैलेंजिंग। संजीत, आज एक मेरे को पेशेंट की सर्जरी करनी है जिसके की एज है 95। ओके। पिछले हफ्ते मैंने एक पेशेंट की सर्जरी करी थी जिनको गर्दन के अंदर और कमर के अंदर दोनों में दिक्कत थी। दोनों सर्जरीज हमने एक बार में करी। ही इज़ 90 ईयर्स ओल्ड एंड वो हॉस्पिटल से चल के गए हैं। अच्छा, तो हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है। कोई भी इंसान खुश नहीं रहेगा कि पेशाब का पाइप लगाए, मोशन हाथ से निकालता रहे। सर आपने मेरे कई सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर किया। सर मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिली जो मेरे को पर्सनली खुद नहीं पता थी। सर आपने इतना अच्छा ये पॉडकास्ट रहा, हमारे सारे डाउट्स आपने क्लियर करे। आपने टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने आपका टाइम ले लिया। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर हमारी ऑडियंस में से कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, इसके बारे में? तो ये जो वीडियो है इस पे अगर आप इजाज़त देंगे तो मेरे असिस्टेंट का नंबर भी डाला जा सकता है और उसके साथ इस वीडियो के ऊपर वो लोग अपनी रिपोर्ट भी भेज सकते हैं जिसको कि हम देख के उनकी बिल्कुल मदद करेंगे। तो ये सर की सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सर आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये हमारे कंबाइंड एफर्ट है जागरूकता के लिए, ताकि लोग इससे डरे ना, इलाज अपना प्रॉपर कराएं ताकि समस्या बढ़े ना आगे। तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूँगा संजीत, बिकॉज ये अवेयरनेस अपनी बीमारियों को लेके होना बहुत ज़रूरी है और आप ही का माध्यम है जिसके थ्रू हम ये लार्जर ऑडियंस को समझा सकते हैं और हम पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट।